नमस्कार साथियों, मैं शिवांग। स्वागत है आपका दृष्टिकोण के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे किसानों के लिए सरकार द्वारा पास किए गए 3 कानूनों के ऊपर। आइए पहले इन 3 कानूनों को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप इन 3 कानूनों को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक सरकार जो प्रचार कर देगी वो ही आपको सच लगता रहेगा। इसीलिए खुद दिमाग लगाइए और अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने बैंकों का मायाजाल किताब नहीं पढ़ी है तो उसे कृपया जाके पढ़ लें, क्योंकि वो किताब पढ़ने के बाद ही आपको समझ आ सकता है कि इन देश की सारी समस्याओं के मूल में असलियत में कौन सी समस्या है। उस किताब को पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा कि इस दुनिया को चलाता कौन है, दुनिया में युद्ध कौन करवाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को कौन उनकी जगह पे बिठाता है। इसलिए उस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस पुस्तक को पढ़ने के लिए आप bankjaal.com पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं या फिर अपने घर भी मंगवा सकते हैं। 3 कानूनों में से सबसे पहला कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस कानून को पेश करने में सरकार ने यह दलील दी है कि इस कानून के बाद अब किसान मंडी के अलावा देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सकता है। इस बिल के माध्यम से अब प्राइवेट कंपनियां भी किसानों से उनकी उपज खरीद पाएंगी। सरकार इस बात को ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे पहले किसान के पास अपनी उपज को बेचने के लिए बहुत कम संसाधन थे, लेकिन नए कानून के पास हो जाने के बाद किसान अब पूरे देश में कहीं पर भी जाकर अपनी उपज बेच सकता है। तो उनके पास अब पहले से बड़ा बाजार है। कोई भी ऐसा आदमी जो खुद किसान नहीं है या खेती किसानी से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता, उसे तो यह बात सुनने में बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो ये बात भली भांति जानते हैं कि यह कानून आज से आने वाले 5 से 7 साल के अंदर इस देश के किसानों के पास से उनकी जमीन छीन लेगा। कैसे, समझाते हैं। अभी तक क्या होता है कि जब भी किसान अपनी फसल काटने के बाद अपनी उपज को बेचना चाहता है तो वो सीधा सरकारी मंडी में जाता है, जिसे अंग्रेजी में APMC बोला जाता है। ये सरकारी मंडियां देश के अंदर 50 के दशक में बनाई गई थी ताकि किसानों की उपज समय रहते खरीद ली जाए। फिर 1965 में पहली बार किसानों को गेहूं पर MSP दिया गया। तब से लेकर अब तक सभी फसलों पे MSP भी इतना कम दिया जाता है कि किसान की लागत भी नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से हमारे देश में किसान नाम की प्रजाति की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। बहुतों ने आत्महत्या कर ली, जो बच गए उन्होंने किसानी छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि इस कानून के आने से पहले भी किसान के पास ये छूट थी कि वो देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज को बेच सकता था, लेकिन बेचता इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे देश में 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। तो उनके लिए अपने गांव में सबसे नजदीकी सरकारी मंडी में ही जाना थोड़ा बहुत फायदेमंद होता है। और ये लोग कह रहे हैं कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी उपज बेच सकता है। अरे बेच तो पहले भी सकता था, लेकिन बेच नहीं पाता है, इसलिए तो सरकारी मंडियां बनाई गई थी। किसानों की तभी से मांग रही है कि MSP बढ़ा दिया जाए, जिससे कि किसान को कम से कम अपनी लागत का पैसा तो मिल जाए। लेकिन सरकारों ने कभी भी MSP में संतोषजनक बढ़ोतरी नहीं की। MSP बढ़ाना तो दूर, सरकारें समय समय पर ऐसे ही कानून लाती रही जिससे किसान खत्म होते चले गए। अब आते हैं दूसरे कानून पर, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इस दूसरे कानून को आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून भी कह सकते हैं। सरकार कह रही है कि अब जो प्राइवेट कंपनियां किसानों से अनाज खरीदेंगी वो किसानों के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। जैसे कि फसल अभी खेत में लगी हुई है, फसल की कटाई होनी अभी बाकी है, तो इस कानून की वजह से अब कंपनियों को यह छूट दी गई है कि वो किसानों से भविष्य में ही उपज को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोबारा ये कानून भी ऐसे ही सुनने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये पहले कानून का सहायक कानून ही है। पहले कानून में तो प्राइवेट कंपनियों को खरीदने की अनुमति दे दी गई और इस दूसरे कानून में उन्हें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करने की भी अनुमति दे दी गई है। आप पहले यह समझिए कि सरकार में बैठे कंपनियों के दलाल आम जनमानस को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकारी मंडियों में तो किसानों को कम दाम मिलता है, अब प्राइवेट कंपनियों के आ जाने के बाद किसानों को उनकी फसलों का ज्यादा दाम मिलेगा। लेकिन अगर आप इन कंपनियों के काम करने के तरीके को समझें तो आपको ये सारा खेल समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि अभी सरकारी मंडी में गेहूं का दाम 1900 रुपए प्रति क्विंटल है,
तो ये प्राइवेट कंपनियां पहले साल तो किसानों का गेहूं 2200 रुपए 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदना शुरू करेंगी, जिसमें होगा ये कि कोई भी किसान अपना अनाज लेके सरकारी मंडी में नहीं जाएगा। जब 1-2 साल किसान सरकारी मंडियों में आना कम कर देंगे तो सरकार ये मंडियां ये बहाना देकर बंद कर देगी कि अब कोई किसान इन मंडियों में आता ही नहीं, तो इन मंडियों को रखने का क्या जरूरत है। सरकारी मंडियां बंद हो जाने के बाद अब किसान पूरी तरह से इन प्राइवेट भेड़ियों के हाथों में फंस जाएंगे। फिर ये कंपनियां अगले साल से ही 2200-2500 प्रति क्विंटल से सीधा आ जाएंगे 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल पे। ऐसी स्थिति में किसान के पास इन कंपनियों को अनाज बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। इस बात को आप अमेज़न कंपनी के एक उदाहरण से समझिए। आज से 7 से 8 साल पहले जब अमेज़न कंपनी भारत में आई थी तो उस समय वो दुनिया भर के ऑफर दिया करते थे, जैसे डिलीवरी फ्री करते थे और बहुत सारे सामान बहुत सस्ते में देते थे, जिससे क्या हुआ कि लोगों का विश्वास उस पर हो गया और लोगों ने छोटी दुकानों से सामान लेना कम कर दिया। कुछ समय में देश में से छोटे व्यापार खत्म हो गए। जब लोग पूरी तरीके से अमेज़न पर आश्रित हो गए तब अमेज़न ने अपने सभी सामानों के दाम बढ़ा दिए, डिलीवरी चार्ज अलग से लेने लगे। तो कंपनियां काम ही इसी तरीके से करती हैं। एक उदाहरण और बताता हूं आपको, जैसे अभी जियो ने करा। जब जियो शुरुआत में आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबको फ्री में सिम बांटे, इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री, सब कुछ फ्री। लोगों ने भाग भाग के लाइनों में लग लग कर सिम खरीदे थे। उस समय 99 रुपए में 3 महीने का प्लान सबने ले लिया था। 1 साल के अंदर ही जियो ने पूरे बाजार पे कब्जा कर लिया और छोटी बड़ी सभी कंपनियों को खत्म कर दिया। अब लोग पूरी तरीके से जियो के ऊपर निर्भर हो गए, तो इन्होंने अब सारे कॉलिंग और इंटरनेट महंगे कर दिए। पहले देश में बीएसएनएल बहुत मजबूत था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर बीएसएनएल को खत्म कर दिया। आज जो बीएसएनएल का हाल है वही हाल आने वाले 2-3 साल में सरकारी मंडियों का भी होने वाला है। अब आते हैं तीसरे कानून पर, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तीसरे कानून को सरल भाषा में समझें तो इसे जमाखोरी बिल भी कह सकते हैं आप। इस कानून में इन प्राइवेट भेड़ियों को अनाज, सब्जी सब कुछ जमा करने की अनुमति दे दी। मतलब कि अब ये कंपनियां किसानों से बहुत सस्ते दाम पर उनकी उपज खरीद लेंगी और फिर अपने पास जमा कर लेंगी। जमा करने के कारण बाहर खाने पीने की चीजें महंगी होने लगेंगी और जब इन चीजों के दाम आसमान को छूने लगेंगे तब फिर ये भेड़िए सामान को बाहर निकालेंगे, मतलब कि 2 गुना मुनाफा। हम इस देश की सरकारों को इसलिए ही तो काले अंग्रेज कहते हैं, क्योंकि नेताओं के ऊपर पैसा लगा के ये कंपनियां ही इन लोगों को सत्ता में बिठाती हैं। तो फिर ये लोग इन कंपनियों के दलाल बनकर ही काम करते हैं ना। और आप लोग ये सोचते हैं कि देश आप लोगों की चुनी हुई सरकार चलाती है। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज। उस किताब में गांधी ने संसद की इस व्यवस्था को 2 शब्दों से संबोधित किया था। पहला तो उन्होंने बताया था कि यह संसद बांझ है। बांझ का मतलब शायद आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे कि बांझ उसे बोला जाता है जो कुछ पैदा नहीं कर सकता। मतलब कि गांधी ने साफ साफ ये बोल दिया था कि संसद की व्यवस्था से कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता। ये बस इसलिए ही बनाई गई है जिसके अंदर 2 पक्ष के लोग आपस में बस लड़ते रहें और कभी किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। और आम जनमानस को ये लगता रहता है कि संसद में बैठे इतने बुद्धिमान लोग किसी बात पर तो बहस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं तो कुछ हमारे फायदे की ही बात कर रहे होंगे। लेकिन असलियत में देखें तो ये संसद में बैठे जनता के प्रतिनिधि बस यहाँ नाटक करने ही जाते हैं, क्योंकि अंत में तो वही कानून बना दिया जाता है जो दुनिया को चलाने वाले लोगों ने बनाकर दिया है। संसद बनाई ही इसलिए गई ताकि लोग हमेशा इस भ्रम में रहें कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सारे नियम कानून बनाते हैं। हिंद स्वराज किताब में बांझ शब्द के साथ साथ गांधी ने संसद के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया है और वो है वैश्या। वैश्या इसलिए कि वैश्या का एक धर्म होता है कि जो मालिक उसको ज्यादा पैसे दे देगा वैश्या उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाती है। और संसद के ऊपर यह बात पूरी की पूरी लागू होती है। जो नेता आपको लगता है कि आपने चुनकर भेजा है वो संसद में पहुंचने के बाद उसके अपने उस मालिक के इशारों पर चलना शुरू करता है जो उसको ज्यादा पैसा दे देता है। इसीलिए किसानों के बिना मांगे ही इस वैश्य सरकार ने ये 3 कानून संसद में पास करवा लिए और जब किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए तो पिटवा रहे हैं उनको। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि भाई इस देशद्रोही सरकार ने LIC बेच दी, रेलवे बेच दी, भारत पेट्रोलियम बेच दी, देश के खनिज पदार्थों के ऊपर काम करने वाली देसी कंपनियां बेच दी, देश का डिफेंस सिस्टम बेच दिया, देश की ऐतिहासिक इमारतें बेच दी, कुल मिलाकर 1052 सरकारी कंपनियां बेच दी।
अब बेचने के लिए इस देश में कुछ बचा नहीं है, देश तो प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी। तो इस सरकार का क्या काम, इसे भी बेचो। सरकार में बैठे दलाल बताएं कि कितने में बेचेंगे संसद, हम खरीदेंगे इनसे संसद। भले ही मुझे मेरे देश के एक एक गांव में जाके एक एक रुपए की भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन इन संसद रूपी वैश्या को खरीदने की कीमत चुकाने को हम तैयार हैं। बताओ कितने में तैयार हो संसद को बेचने के लिए? क्या गलत है इसमें? भाई लोगों ने तुम्हें इस देश को चलाने के लिए चुना, तुमने ये देश चलाने का काम कंपनियों को बेच दिया, तो तुम्हारा क्या काम है वहां? हटो वहां से, संसद को भी बेचो। देशद्रोहियों, क्यों नहीं बेचते? और ये हमारे देश की मीडिया, जहां देखो इतने घमंड के साथ ये कहते फिरते रहते हैं कि हम तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ? ये भी किसी वैश्या से कम है क्या? जिसने पैसा फेंक दिया, दिन रात उसके बारे में ही गाने गाते रहते हैं। इतने समय से किसानों का विरोध चल रहा है और ये वैश्य मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने जेल में रोटी खाई या चावल खाए, दीपिका पादुकोण चरस लेती है गांजा। अरे वो चरस ले गांजा, मरती मर जाए, हमें क्या उससे? ये सत्ता में बैठे विदेशी ताकतों के एजेंट इस देश को धीरे धीरे और गुलामी में धकेलने के लिए इस तरीके के कानून थोड़े थोड़े समय बाद लाते रहते हैं और देश की जनता को हवा में उसके 10 फायदे गिरा देते हैं। इनकी खरीदी हुई मीडिया उसका जोर शोर से प्रचार करती है और जब देश की जनता इस तरीके के कानूनों का विरोध करती है तो ये धूर्त देशद्रोही अपनी खरीदी हुई मीडिया में आकर ये कहते हैं कि अगर देश का विकास करना है तो ये कड़वी गोली तो खानी ही पड़ेगी और कुछ लोगों को इस निर्णय से परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। आप लोग इनकी इस चालाकी को समझ नहीं पाते हैं। इनके जिस निर्णय से पूरे देश की जनता प्रभावित होने वाली होती है उससे ये लोग ये कहकर प्रचारित करवा देते हैं कि इससे तो बस देश का एक छोटा सा वर्ग ही परेशान होगा, बाकी पूरे देशवासियों के लिए यह निर्णय फायदेमंद होगा। यह सुनकर आप लोग भी अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हो कि भाई चलो अगर देश का विकास होना है तो एक कड़वी गोली भी खा ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहकर नोटबंदी की गई। पूरे देश में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो ये नहीं जानता हो कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तो बहुत दूर की बात, उल्टा नोटबंदी से देश के अंदर मंदी आ गई। ये बात सब जानते हैं, लेकिन कोई सामने आकर इसलिए नहीं बोलता कि कहीं कोई उसे देशद्रोही ना मानने लगे। ऐसे ही कहकर जीएसटी लाए और देश के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। यही कहकर पूरे देश को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में भेज दिया और इस बार फिर से वही बात कहकर किसानों को इस देश से जड़ से खत्म करने के लिए ये तीनों कानून लाए हैं। जबकि किसान ही कह रहे हैं कि भाई हमें तीनों कानून नहीं चाहिए, लेकिन ये देशद्रोही सरकार ये कह रही है कि नहीं ये तुम्हारे भले के लिए हैं, इन्हें तो मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो पुलिस से पिटवाएंगे, लेकिन मानना पड़ेगा। आप जरा एक बात सोच के देखिए, आप किसी को उनके कोई फायदे की बात बताएं पर वो आपकी बात ना माने और आपसे ये कह दे कि मुझे तो तुम्हारी ये बात अपने फायदे की लग नहीं रही है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तो तब क्या आप उसको पीट पीट कर अपनी बात मनवाएंगे? नहीं ना, आप उसे यही तो कहेंगे कि भाई चलो ये बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बता रहा था। लेकिन सरकार यहां ये कह रही है कि नहीं ये तुम्हारे भले के लिए है और पीट पीट कर मनवाएंगे। मानोगे कैसे नहीं? भाई अगर किसान ही कह रहे हैं कि हमें तीनों कानून नहीं चाहिए तो वापस ले लेना सरकार, दिक्कत क्या है? किसका दबाव है? इस समय किसान कितना भी दबाव बना ले, लेकिन ये इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यह अध्यादेश पास करने के लिए इन देशद्रोहियों के ऊपर उन कंपनियों का दबाव है जिन्होंने इनको सत्ता में लाने के लिए पीछे से पैसा लगाया था। और इन कंपनियों को खड़ा करने के पीछे बैंक होते हैं और ये बैंकों की पूरी व्यवस्था कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में है। और ये हमारी देश की देशद्रोही सरकार उन चंद लोगों के हाथ की कठपुतली है बस। इस बात को अगर आप पूरा गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी जरूर पड़ेगी। इसीलिए हम ये बात बार बार कहते रहते हैं कि कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, लेकिन काम वो इस देश के लिए नहीं बल्कि उन लोगों का मकसद पूरा करने के लिए करते हैं। और आप आपस में भाजपा कांग्रेस करते करते ही मर जाएंगे। दुनिया चलाने वाले लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत की सत्ता बीजेपी के हाथ में रहे या कांग्रेस के हाथ में। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि जो भी पार्टी सत्ता में जाने के बाद इस देश के किसानों को खत्म कर देगी वो उसके ऊपर पैसा लगा देंगे और उसे सत्ता में ले आएंगे। और उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन कानून के पास होने से अगर बीजेपी अगली बार चुनाव में हार भी गई तो उन लोगों का मकसद तो पूरा हो ही गया। अगले कानून उनसे पास करवाएंगे जिन्हें अगली बार सत्ता में बिठाएंगे। भाइयों अब भी समझ जाओ, इन पार्टियों के भक्त मत बनो। ये किसी के सगे नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी।
इन सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो है इस देश को विदेशी ताकतों के हाथों बर्बाद करवाना। और जो इस काम में सबसे ज्यादा काबिल निकल के आता है, उस आदमी को वो लोग प्रचार करवा के, उसके ऊपर अंधाधुंध पैसा लगा के, मीडिया खरीद के, कंपनियों को पैसा पहुंचा के प्रधानमंत्री बनवा देते हैं। इसीलिए इन पार्टियों के भक्त मत बनो, देशभक्त बनो। और जो भी देशभक्त इस देश के अंदर इस पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, वो bankjaal.com पर जाकर निशुल्क फॉर्म भर दे, हम आपको फोन कर लेंगे। इन देशद्रोहियों के भरोसे हम इस देश को बर्बाद नहीं होने दे सकते, इसीलिए हमें ही मिलकर कुछ करना है। और आप जब तक बैंकों का मायाजाल किताब नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको यह कभी समझ नहीं आएगा कि असलियत में हमारे देश की सरकार को चलाता कौन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।